अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रोजगार मेला, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को 71,000 नौजवानों को ऑफर लेटर तक़सीम करेंगे। बीआरएस की यौम तासीस, केसीआर तेलंगाना भवन में झंडा लहराएंगे। गवर्नर बीजेपी कारकुन की तरह काम कर रही है, वजीर जगदीश रेड्डी। क्रिकेट बैटिंग रैकेट, साइबराबाद एसओटी ने 10 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 60 लाख रुपए जब्त किए। अब खबरें तफसील के साथ। रोज़गार मेला, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को 71,000 नौजवानों को ऑफर लेटर तक़सीम करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा 13 अप्रैल को तकरीबन 71,000 नौजवानों को ऑफर लेटर यानी तक़र्रुरी नामा देने वाले हैं। मुलाजिमत के लिए तक़र्रुरी नामा वज़ीर आज़म मोदी रोज़गार मेले के तहत तक़सीम करेंगे और ये अमल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अंजाम पाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म मुलाजिमत पाने वाले नौजवानों से खिताब भी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज़गार मेले के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हाल ही में सरकारी महकमे में तकर्रुर किए गए 71,000 नौजवानों को तकर्रुरी नामा देंगे। रोज़गार मेला मरकज़ी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक पेशकदमी है। इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की कोशिश होगी। रोज़गार मेले के तहत कई महकमों में मुंतखब किए गए नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। हुकूमत हिंद के तहत 71,000 नौजवानों को मुलाजिमत के लिए ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्सेस असिस्टेंट, सीनियर ड्राफ्टमैन, जेई सुपरवाइज़र, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, लाइब्रेरियन, नर्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीए, एमटीएस जैसे मुख्तलिफ पदों पर काम करने के लिए मुंतखब किया गया है। वज़ीर आज़म दफ्तर की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि रोज़गार पैदा करने को तरजीह देने के लिए रोज़गार मेला एक अहम कदम है। ये रोज़गार नौजवानों को मजबूत बनाने के साथ ही इनकी तरक्की में अहम कदम साबित होगा। ऐसे में मुलाज़मीन को ख़ुद को ट्रेन करने का मौका भी मिलेगा। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल जून में अपने एक बयान में कहा था कि हुकूमत का हदफ आइंदा 1 से 1.5 साल में 10,50,000 नौजवानों को मुलाजिमत देने का है। इस हदफ को पूरा करने के लिए नौजवानों को मरकज़ी हुकूमत अलग अलग महकमों में मुलाजिमत देगी। बीआरएस की यौम तासीस, केसीआर तेलंगाना भवन में झंडा लहराएंगे। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक राव ने कहा है कि रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस की यौम तासीस के सिलसिले में इस माह की 25 तारीख को हल्क़े वारी असास पर इजलास कामयाबी के साथ मुनाक़िद किए जाए। उन्होंने निशानदेही की कि हल्क़े के इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वह हर गाँव, म्यूनसिपल वार्ड और हर डिवीज़न में पार्टी परचम को बुलंद करे। उन्होंने पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस माह की 27 तारीख को पार्टी की यौम तासीस के मौके पर पार्टी सदर चंद्रशेखर राव तेलंगाना भवन में एक आम इजलास मुनाक़िद करेंगे। इस मौके पर पार्टी परचम लहराया जाएगा और मुख्तलिफ उमूर पर करारदादें मंजूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्टी अपने 22 साल मुकम्मल करके 23वें साल में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में होने वाले असम्बली और पार्लियामेंट इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि पहले ही रियासत भर में पार्टी के इजलास हो रहे हैं। बद हल्क़ों में अवामी सतह पर जलसे भी मुनाक़िद किए जा रहे हैं। इनमें मई के आखिर तक तोसी भी कर दी गई है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।
मुसल्लत करदा खामोशी से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, सोनिया गांधी का मोदी हुकूमत पर हमला। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने एक बार फिर मरकज़ की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। एक अखबार में लिखे गए मजमून में सोनिया ने कहा कि मुसल्लत करदा खामोशी से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। सोनिया गांधी ने कहा, हिंदुस्तान के लोगों ने जान लिया है कि आज जब सूरत हाल को समझने की बात आती है तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इक़दाम इनके अल्फाज से ज़्यादा बुलंद होते हैं। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने लिखा, पिछले महीनों हमने देखा है कि वज़ीर आज़म उनकी हुकूमत जमहूरियत के तीनों सतूनों मुक़न्नना, एग्जीक्यूटिव और अदलिया को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर रही है। इनके इक़दामात से जमहूरियत और जमहूरी एहतसाब के लिए नफ़रत का इजहार होता है। सोनिया ने अपने मज़मून में पार्लियामेंट में पेश आने वाक़यात का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, गुज़िश्ता पार्लिमानी इजलास में हमने हुकूमत की हिकमत अमली देखी जिसके तहत अपोजिशन को बेरोज़गारी, महंगाई, समाजी तक़सीम, बजट और अडानी जैसे मसाइल उठाने से रोका गया। हुकूमत ने अपोजिशन की मुखालिफत का सामना करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का सहारा लिया। इनमें तक़ारीर को हज़फ करना, बहस को रोकना, अरकान पार्लियामेंट पर हमला करना और आखिर में तेज़ी से कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट को नाअहल करार देना शामिल था। नतीजतन 45 लाख करोड़ का अवाम का बजट बगैर किसी बहस के पास हो गया। यहाँ तक कि जब लोकसभा में फाइनेंस बिल पास हुआ, इस वक्त वज़ीर आज़म अपने हल्के में वसी मीडिया कवरेज के साथ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने में मसरूफ़ थे। सोनिया गांधी ने कहा, मोदी हुकूमत की तरफ से CBI और ED का गलत इस्तेमाल वाज़ेह है। 95% सियासी मुकदमात सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। दूसरी तरफ BJP में शामिल होने वालों के खिलाफ मुकदमात करिश्माई तौर पर ख़त्म हो गए। सोनिया गांधी ने मज़ीद लिखा, कौमी सलामती के लिए बनाए गए क़वानीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सहाफ़ियों, कारकुनों और थिंक टैंकों के खिलाफ मुकदमात गैर मुतवक्की है। वज़ीर आज़म सच्चाई और इंसाफ के बारे में दिखावे के बयानात देते हैं, हत्ता कि वज़ीर आज़म के चुनिंदा ताजिरों पर माली फ्रॉड के इल्ज़ामात को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इंटरपोल ने मफरूर मेहुल चौकसी के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। बिल्किस बानो से इज्तिमाई इस्मत दरी के मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। वह BJP लीडरों के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, अदलिया की साख को मजरू करने की मुनज़्ज़म कोशिश एक बहरानी मोड़ पर पहुँच चुकी है। मरकज़ी वज़रा कुछ रिटायर्ड जजों को मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं और उन्हें खबरदार कर रहे हैं कि इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह ज़बान जानबूझकर लोगों को गुमराह करने और उनके जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल की जा रही है ताकि जजों को धमकाया जा सके। गवर्नर BJP कारकुन की तरह काम कर रही है, जगदीश रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन पर तनक़ीद करते हुए कहा कि गवर्नर BJP कारकुन की तरह काम कर रही है। सूर्यापेट ज़िले मुस्तक़िल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर को जमहूरी हुकूमतों की मंजूरी से बनाए गए क़वानीन को रोकने का कोई हक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यह गैर BJP रियासतों की तरक्की को रोकने की BJP की साजिश का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसका सबूत यह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से भेजे गए बिल्स ज़ेरे इल्तिवा हैं। उन्होंने कहा कि गैर BJP रियासतों में गवर्नर को मरकज़ BJP के कारकुन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन की क़यादत वाली हुकूमत ने बिल्स की मंजूरी के लिए वक्त के तयन के सिलसिले में असम्बली में करारदाद पेश की गई। उन्होंने तनक़ीद करते हुए कहा कि BJP ने इस तरह की साजिशों के लिए रोड मैप तैयार किया है क्योंकि तरक्याती और फ़राइज़ की मांग BJP की हुकूमत वाली रियासतों से आ रही है। गैर BJP हुकूमत वाली रियासतों में तरक्की मोदी हुकूमत के लिए नागवार है। రాష్ట్రపతి గారు నాయకత్వం వహిస్తారో రాష్ట్ర పరిపాలనకి నాయకత్వం వహించేది గవర్నర్. మోడీ గారు చేసిన చట్టాలని రాష్ట్రపతి గారు కనుక ఆపి ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈ దేశం పరిస్థితి ఒకసారి ఆలోచించాలి. దాన్ని ఆమోదించగలిగితే ఇవాళ రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్లు చేసే పనులను కూడా ఆమోదించవచ్చు ఎవరైనా. కానీ ఇక్కడ దురదృష్టవశాత్తు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేసే కార్యక్రమాలను అడ్డుకోవడానికి గవర్నర్లను BJP నాయకులుగా, BJP కార్యకర్తలుగా వినియోగించుకుంటారని చెప్పి ఈ దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. నిన్ననే తమిళనాడు ప్రభుత్వం కూడా స్పష్టంగా శాసనసభలోనే తీర్మానం చేసింది. గవర్నర్లు సంతకం పెట్టడానికి ఒక నిర్దిష్టమైన సమయాన్ని నిర్ణయించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. వాస్తవానికి ప్రజాస్వామికబద్ధంగా ఎన్నుకోబడ్డ ప్రభుత్వాలు శాసనసభలో చేసే చట్టాలని అడ్డుకోవడం అనేది గవర్నర్ల యొక్క బాధ్యత కాదు, విధి కాదు, గవర్నర్లకు అధికారం లేదు. ఎక్కడైనా రాజ్యాంగ మూల సూత్రాలకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నదని అనిపిస్తే అది రాష్ట్రాలు చేసినవైనా కేంద్రం చేసిన చట్టాలైనా కేవలం సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం మాత్రమే వాటిని ఆపమని చెప్పే శక్తి ఉంది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు తమ కంటే బాగా పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వాలు, మోడీ నాయకత్వంలో ఉన్న ప్రభుత్వం కంటే, ఇతర రాష్ట్రాల్లో BJP పాలిత రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కంటే, ఇతర పార్టీల నాయకత్వంలో ఉన్న ప్రభుత్వాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలని, కేసీఆర్ చేస్తున్న అభివృద్ధిని చూసి పక్క రాష్ట్రాలలో తిరుగుబాట్లు వస్తున్నాయి. BJP పాలిత రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కేసీఆర్ గారు మా రాష్ట్రాలకు కావాలని చెప్పి అక్కడి ప్రజలు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలన్న ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచనతోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆడుతున్న నాటకంలో భాగంగానే ఇవాళ ఆయా రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్లు కూడా అక్కడ స్థానిక ప్రభుత్వాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు అడ్డుతగులుతున్నారు, వాళ్ళు చేసే చట్టాలకు అనుమతులు ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు। हुकूमत ने नई एम्बुलेंस गाड़ियों की खरीदारी का फैसला किया। हुकूमत तेलंगाना ने 3 लाख किलोमीटर से ज़ायद चलने वाले एम्बुलेंस गाड़ियों को नई एम्बुलेंस गाड़ियों से तब्दील करने का फैसला किया है। इस खुसूस में आज ज्योतिराव फूले की यौम पैदाइश के मौके पर संगारेड्डी ज़िले में मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हुकूमत 200 नई एम्बुलेंस गाड़ियों की खरीदारी करेगी। ज़िले के मुनीपल्ली मंडल के मंडल परिजा परिषद रुकन शैलजा ने इस सिलसिले में वज़ीर मौसूफ से ख्वाहिश की थी, जिस पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जायज़ा इजलास मुनाकिद किया गया है। महकमा सेहत ने पहले ही 200 नई एम्बुलेंस गाड़ियों की खरीदारी का आर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि अंदरून 45 दिन ये गाड़ियां दस्तयाब करवाई जाएंगी। निज़ाम रुबात में मुफ्त रिहाइश की सहूलतें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने का खदशा। साबिक़ रियासत हैदराबाद के आज़मीन को हज के दौरान मक्का मुकर्रमा में मौजूद निज़ाम रुबात में मुफ्त क़याम की तकरीबन 1 सदी से हासिल सहूलतें ऐसा लगता है कि अब हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जा रही है। गुज़िश्ता बरस बेयकीनी की सूरत हाल के पेश रुबात के लिए आज़मीन का इंतखाब नहीं किया जा सका था, मगर इस मरतबा हालात मामूल पर रहने के बावजूद आज़मीन के क़याम के इंतज़ामात के सिलसिले में ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, क्योंकि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के हुक्काम और निज़ाम मजहबी ट्रस्ट के उहदेदारान निज़ाम रुबात के नाज़िर एडमिनिस्ट्रेटर से बातचीत करने से कासिर हैं। इन्हें नाज़िर रुबात जनाब हुसैन अनवर शरीफ की जनीब से यही बावर करवाया जा रहा है कि मस्जिदुल हराम की तोसी के बाद निज़ाम रुबात में क़याम की मकामी मजलिस बल्दिया इजाज़त नहीं दे रही है, मगर सऊदी अरबिया में मौजूद ज़राए के बावजूद निज़ाम रुबात को लाज में तब्दील करते हुए लीज़ पर दे दिया गया है। निज़ाम रुबात में तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 42 अजला से जो कभी आसिफ जाही सल्तनत का हिस्सा थे, ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन की एक मखसूस तादाद को मुफ्त रिहाइश फ्राहम की जाती है। रियासती हज कमेटी के अहदेदारों के मुताबिक निज़ाम की रुबात के तनाजुर में हज सीज़न 2019 के दौरान मक्का मुकर्रमा में 3 इमारतें किराए पर लेते हुए 1095 आज़मीन को रिहाइश की मुफ्त सहूलत फ़राहम की थी। इसके बाद हुज्जाज को रुबात में मुफ्त क़याम की सहूलत फ़राहम नहीं की गई। 2020-2021 के दौरान गैर मुल्की ज़ायरीन को कोविड-19 वबा की वजह से हज की इजाज़त नहीं दी गई थी। ताहम हज 2022 के दौरान गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से जनूबी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाली आज़मीन के लिए मखसूस तादाद में रिहाइश का इंतज़ाम नहीं किया जा सका था। इस मरतबा रियासती हज कमेटी ने रुबात के तनाज़े से राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि निज़ाम रुबात में रिहाइश हासिल करने वाली आज़मीन के लिए हज कमेटी को रिहाइश के अखराजात अदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो 40 से 50 हज़ार रुपये के दरमियान होते हैं। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मिस्टर मोहम्मद सलीम से रब्त पैदा करने पर उन्होंने कहा कि हम नाज़िर रुबात से रब्त पैदा करने की कोशिश कर रहे, लेकिन वह मुनासिब जवाब नहीं दे रहे हैं। इस मौके पर हम ये कहने के मौक़िफ़ में नहीं हैं कि साबिक़ रियासत हैदराबाद के आज़मीन को मुफ्त क़याम का मौका मिलेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि हम इस मसले के हल करने के लिए निज़ाम ट्रस्ट के अहदेदारों के साथ मीटिंग करेंगे। अगर हाजियों को मुफ्त रिहाइश से इनकार कर दिया गया तो हम इस मामले को वज़ीर आला से रुजू करेंगे और उनसे मुदाखलत करते हुए मुफ्त रिहाइश को यकीनी बनाने की दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियाद में हिंदुस्तानी सफारत खाने से इस मसले को रुजू करते हुए मक्का मुकर्रमा के रुबात का इंतज़ामी कंट्रोल हासिल कर ले, क्योंकि हुसैन शरीफ वक्फ इदारे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और सऊदी क़वानीन का फ़ायदा उठाते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में साबिक़ रियासत हैदराबाद के आज़मीन के लिए 42 रिहायशी इमारतें थीं, जिन्हें 1860 में 5वीं निज़ाम मीर तहनीत अली ख़ान सिद्दीक़ी बहादुर ने आसिफ जा सल्तनत के आज़मीन के फ़ायदे के लिए ख़रीदा था। दरहक़ीक़त कुल 42 रुबात की इमारतें थीं, लेकिन अब सिर्फ़ एक इमारत मक्का मुकर्रमा में मौजूद है, जो मस्जिद नबवी से 2 किलोमीटर के ख़तर में वाक़ है। रुकन कौंसिल कविता के पैर में फ्रैक्चर, 3 हफ्ते आराम करने डॉक्टरों का मशवरा। BRS की रुकन क़ानून साज़ कौंसिल कविता के पैर में फ्रैक्चर आ गया। सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस बात की इत्तला देते हुए कविता ने कहा कि डॉक्टर्स ने इनको 3 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की मालूमात या मदद के लिए इनका दफ्तर दस्तयाब है, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि पैर में फ्रैक्चर किस वजह से आया है। कोयटा धमाका, मासूम कुलसूम मामू के हमरा ईद की शॉपिंग कर रही थी। 10 साला कुलसूम अपने मामू के हमरा ईद की ख़रीदारी के लिए कोयटा आई हुई थी, लेकिन ख़रीदारी से पहले ही वह धमाके में ज़िंदगी की बाजी हार गई।
کلثوم اور ان کے ماموں ان 4 افراد میں شامل ہیں جو کوئٹہ شہر میں پیر کو ہونے والے 2 دھماکوں میں ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ دونوں دھماکوں میں مجموعی طور پر 19 افراد زخمی بھی ہوئے۔ کوئٹہ شہر کے معروف تجارتی مرکز میں ان میں سے ایک دھماکہ اس وقت ہوا جبکہ پولیس ایک آفیسر کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کو سول اسپتال کوئٹہ منتقل کر گیا، جہاں لوگ اپنے پیاروں کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے پر زار و خطار روتے دکھائی دیے۔ ریحان نامی 13 سالہ لڑکی کی پانی میں ڈوبنے سے ہوئی موت، ماں نے اس کے سوتیلے بیٹے پر قتل کا لگایا الزام۔ ایک 13 سالہ لڑکا ریحان جو اپنے سوتیلے بڑے بھائی کے ساتھ نہانے گیا تھا ڈوب گیا اور فوت ہو گیا، جس کی اطلاع اس کی ماں اسراء کو پڑوسی بچوں نے دی، جس پر اس نے اپنے سوتیلے بیٹے سے پوچھا تو اس نے اس خبر کی تصدیق کر دی۔ اس نے شک ظاہر کیا کہ اس کے سوتیلے بیٹے سراج اس کے بیٹے ریحان کی موت کا ذمہ دار ہے۔ اس نے مریال گڑھ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ مریال گڑھ پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے 35 سالہ سراج کو گرفتار کر لیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ میرا نام اسراء ہے، میرے بچے کا نام MD ریحان ہے۔ ان کا بھائی جیسے کہ گاؤں میں پانی نہائیں گے بول کے نالے کو لے کے گئے، 5:30 کو لے کے جا کے لے کے نہیں آئے بچے کو۔ کہاں پہ کون سے گاؤں میں؟ مریال گڑھے میں۔ آپ بھی وہیں رہتے ہیں؟ میں بھی وہیں کی رہتی ہوں۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ میرا بچہ پڑھ رہا۔ نام کیا ہے ان کا؟ MD ریحان۔ MD ریحان پڑھ رہے ہو لوگ؟ 7th کلاس۔ خود بھی آپ وہ بچے جو لے کے گئے انہوں سگے بھائی ہیں، ان سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ سگے نہیں ہوتے جی۔ سوتیلے بھائی بڑے بھائی۔ کیا بول کے لے کے گئے آپ کو؟ نالے کو جائیں گے بول کے لے کے گئے۔ نالے؟ ہاں تو آپ نہیں روکے ان کو؟ نکو جاؤ ایسا؟ پہلی وقت بولے تو نکو جا بیٹے بولے تو بچہ سن لیا تھا، پھر دوسری بار لے کے گئے نہیں چل جائیں گے بول کے ایک جوڑا رکھ لیا، توال رکھ لیا، لے کے چلے گئے۔ لے کے جانے سے پہلے ان لوگ کچھ ایسی بات کرے، لڑے جھگڑے کی؟ نہیں کچھ بھی نہیں کرے۔ اس سے پہلے آپ لوگ کی کچھ لڑائی وغیرہ ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرے بچے کا انصاف ہونا، لے کے کمپلینٹ کرے آپ لوگ؟ کرے پولیس میں کمپلیٹ کرے۔ اچھا آپ کا کل رات میں جب گھر کو گیا، رات کو گھر کو نہیں آیا تو آپ رات میں کمپلینٹ کرے یا صبح میں کرے؟ رات میں بھی کرے صبح میں بھی کرے۔ یہ کون بتایا آپ کو وہاں پہ ہے بول کے؟ آپ کے بچے سوپ جنے گلی کے پورے بچے، وہ بچہ بھی بولا نالے کو لے کے گیا تھا میں، ایسا وہ ہو گیا۔ نالے میں تھے یا ندی میں؟ نہیں نالے میں دیکھا تھے۔ اس کے اوپر ماروں کے نشانہ بھی ہے؟ وہ ماروں کے جادو۔ اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ میں کو وہی بچہ لے کے گیا تھا، میں کو کیا نام ہے ان کا لے کے گئے سو؟ سراج بڑا بھائی۔ بڑے ہیں ان سے؟ وہ کیا ایج رہتی ان کی؟ 3 بچوں کے بابا ہے انہوں۔ اندازہ ایک ایج کیا رہتی ہے؟ 35 رہتی ہوں۔ آپ PS میں کمپلینٹ کرے، بعد میں کیا بولے پولیس والے؟ پولیس والے چھان بین کرتے بولے آپ دیکھے آپ پوسٹ مارٹم کرے۔ نہیں آپ کے سنگت پھرے بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے؟ ہاں کرے۔ مریال گڑھ PS ہاں اس سے پہلے اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ وغیرہ ہوا تھا کیا بچہ جانے سے پہلے؟ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہنستے بولتے لے کے آپ لوگوں کی پہلے کچھ لڑائی وغیرہ ہوئی تھی کیا؟ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچانک آ کے لے کے چلے گئے؟ اچانک گھر میں تھے ان لوگ، چننا یہ بدال کے پانی نہانے جائیں گے بول کے لے کے گئے۔ انہوں جو لے کے گئے آپ کے گھر میں ہی رہتے ہیں یا بازو کہیں؟ نہیں انہوں دوسرے گاؤں میں رہتے، گھر میں کام ہے بول کے لے بلا کے لائے، بڑا بچہ ہے بول کے۔ انہوں کہاں پہ ہیں؟ نلگنڈے میں رہتے انہوں۔ ابھی اس وقت انہوں مریال گڑھ میں ہے مریال گڑھ میں پولیس اسٹیشن میں پکڑ لیے؟ پکڑ لیے۔ کیا نام ہے ان کا؟ MD سراج۔ MD سراج جو لے کے گئے سوال؟ لے کے گئے سوال۔ اور ان کا انتقال ہوا والوں کا نام؟ MD ریحان۔ MD ریحان۔ آپ لوگ وہیں رہتے تھے مریال گڑھ؟ ہاں مریال گڑھ میں رہتے تھے ہم لوگ۔
क्रिकेट बेटिंग रैकेट साइबराबाद एसओटी ने 10 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 16 लाख रुपए जब्त किए। साइबराबाद एसओटी टीम ने क्रिकेट बेटिंग रैकेट को बेनकाब करते हुए 10 अफराद को पकड़ा, 60 लाख रुपए नकद और दीगर अशिया जब्त की। पुलिस ने 60 लाख रुपए नकद, लैपटॉप, लाइन बोर्ड, मोटरसाइकिलें और दीगर अशिया जब्त कर ली। विजयवाड़ा के एक शख्स पांडू ने बाचूपल्ली के घर से बेटिंग का एहतमाम किया था। साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर स्टीफन अमिदा ने कहा कि IPL 2023 के जारी मैचों पर ऑनलाइन बेटिंग का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग गैंगों पर मैचों और मखसूस मामलात के पेश नज़र एक खुसूसी नज़र बरकरार रखी जा रही है। साई अनुराग कॉलोनी बाचूपल्ली में छापा मारा गया और 10 अफराद पकड़े गए। पुलिस ने लोगों से कहा कि वो बेटिंग के जालों में ना पड़े और नुकसानात का सामना न करे। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।